50-50 चांस तो हर चीज़ में होता है। व्हेन यू टॉस ए कॉइन, आप किसी गुरु के पास पहुंच जाएंगे, बेटा तेरे को 1 महीने में कुछ मिल जाएगा, और बाई चांस मिल भी गया तो तेरी श्रद्धा कितनी ऊंची एकदम पहुंच जाएगी। हाँ, कि इन गुरु ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और आप जब उनको पैसा भी दोगी, थैंक यू, तो आप उनके बारे में बोलते ही रहोगे और लोग पकड़े ही जाएंगे कि हाँ उनका भी हुआ है, मेरा भी हो जाएगा कुछ न कुछ। दूसरी साइड देखो, आप गए, उन्होंने बताया 1 महीने में हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, फिर भी अपने उनको कुछ तो देना पड़ता है। और जब करोड़ों देते हैं और कुछ भी दे के आते हो और नहीं होता है, तो आपकी बेवकूफ़ी सबको तो बताओगी नहीं आप। हाँ। तो लोगों तक ये बेवकूफ़ी के न्यूज़ नहीं पहुंचते हैं। जो सक्सेस होते हैं बाय चांस, वो न्यूज़ फैलाता है। तो ऐसे ही रूमर्स चलती रहती है। सो हाउ डू आई मेक श्योर, मी और एनीबडी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, कि मैं उस राइट अलाइनमेंट में आऊँ, ताकि मैं वो राइट पार्टनर अट्रैक्ट करूँ जिसके साथ ये जो 7 जन्मों का सफ़र विवाह को कहा जाता है, ये चल सके। हम खुद को बदल सकते हैं, सिर्फ खुद को। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। ताजी, सबका ना एक टाइप होता है कि मुझे रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर में ये तो चाहिए ही। एक्सपेक्टेशन ही मत करो, बुरा हालत हो जाएगा। You know, there is a beautiful ghazal of Jagjit Singh. Your favorite? परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। क्योंकि आप जब भी परखने की कोशिश करते हो ना, आपको हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देगा। हम कुछ करते हैं, करने के बाद उसका कुछ परिणाम होता है। जब परिणाम हमको अच्छा लगता है तो एक तरह का भाव हो जाता है, जो श्रद्धा कहते हैं हम। और जब श्रद्धा हो जाती है तो ईश्वर से प्रेम हो जाता है। प्रेम करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और जिनके साथ हम प्रेम करते हैं उनके शरणागति भी ऑटोमेटिक हो जाती है। सरेंडर करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, इट जस्ट हैपन्स। कब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पेशली पेरेंट्स को बहुत पसंद आने वाला है, या फिर अगर आप एक एक्सपेक्टिंग पेरेंट है, अगर आप एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि आप पेरेंट्स बने, आपके अंदर वो मातृत्व वाली फीलिंग है, तो आज आपको हम कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कुछ स्पिरिचुअल संस्कार देकर जाने वाले हैं इस पॉडकास्ट से। हाउ टू अट्रैक्ट अ डिवाइन सोल, इसकी बात करेंगे। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करेंगे, ये बात करेंगे कि किस प्रकार जनरेशन टू जनरेशन वो इमोशनल वैल्यूज़, वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हो सकें। बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट है। बहुत हमने स्पिरिचुअल इंसाइट्स दिए हैं कि खुद को कैसे बेटर समझें ताकि यू बिकम अ बेटर पेरेंट। तो इस पॉडकास्ट के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट आज मेरे साथ फिर से जुड़े हैं और ही हैज़ इन्वाइटेड अस टू कान्हा। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन दाजी ऑन स्पीकिंग ट्री। नमस्ते दाजी, वेलकम ऑन द शो। Thank you. So nice to see you again. My pleasure as well. And thank you for giving us this opportunity and inviting us to one of the most greenest places I've ever been to. We are at Kanha. You're always welcome to Kanha. Now it feels like a home. Yes. दाशी, Thank you. आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही मैं उसे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर लेकर जाना चाहती हूँ। आई फील जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, जब भी मैं आपके साथ बैठती हूँ, माई इनर चाइल्ड गेट्स मोर हैप्पियर एंड हैप्पियर। आई फील आई कैन बिकम मोर चाइल्ड लाइक एंड मोर लाइक माई सेल्फ। आई थिंक वो आपका ऑरा है, वो आपकी एक वाइब्रेशन है कि आप मेरे अंदर के बच्चे को इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं। I'm so happy to know that. Thank एंड you. आई थिंक जितना मैं आपको जानती हूँ, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके बारे में देखा है, आपको बच्चे बड़े पसंद है और बच्चों को आप बड़े पसंद है। तो यहाँ से ना मैं वो ग्रैंड पेरेंट्स की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। एज दे से कि ग्रैंड पेरेंट बनना
पेरेंट्स बनने से भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल एक फीलिंग है। वो सही है क्योंकि मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। यस यस। तो दादाजी, आज के टाइम में जब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो आपका क्या मानना है कि किस प्रकार ग्रैंड पेरेंट्स वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अपनी जनरेशन्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। Well, it's more than COVID, more than any infectious disease. This generational gap will destroy humanity at some level. I give you a small example. There has to be a knowledge transfer, value transfer from generation to generation. When there is a break, then you have to relearn the whole thing. And the humanity remains stuck with new learning all the time without allowing the old value system or old learnings. It remains incubated without expression. Let me give you an example. मैं क्या बताना चाहता हूँ. एक बार one small girl came to me, not so small, 28 साल की थी. तो वैसे ही हम पूछ लेते हैं, बेटा तेरी शादी कब होगी? तो क्या अभी मैं सोचती हूँ, मैं शायद 32-33 साल की होएगी तब शादी करूँगी. मैं बोला ठीक है बेटा. मैं वैसे ही पूछ लिया, तुम्हारे घर में फैमिली में तुमको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता है? और बोले कि मेरी ग्रैंड मदर. क्यों? उन्होंने बताया, शी इज़ हर सेल्फ, शी डजंट क्रिटिसाइज, शी टेल्स मी स्टोरीज. बहुत कुछ प्रेम से मुझे बैठाती है. कई बार हम चुपके से दोनों बैठे ही रहते हैं, कुछ बात नहीं होती है, फिर भी उनके साथ अच्छा लगता है. Comfort in silence. हाँ, the way she talks, the way she moves, the way she offers prayers, I learn a lot from her silence का. जी. ओके. तो वैसे ही मैंने पूछ डाला कि तो जब 32 साल के बाद शादी करेगी तो तेरे बच्चों को उनकी ग्रैंड मदर मिलेगी? Valid question to ask. तो वो सोचने लगे. मैंने बोला देख, तू जब 32 की होएगी, कैलकुलेट योर मदर्स एज और योर फादर्स एज, दे विल बी 70 प्लस. They won't be able to even lift your child. Yeah. There will not be value transfer, value exchange. They will not know who their grandparents were. That vibrational frequency transfer that we talk in spirituality also will not happen. Right. So the wisdom that gets transferred from one generation to the next, those bridges are broken, wisdom bridges, which we build between generations, they'll be destroyed. See? I give you another example. Amazon forests, South America, Brazil. वहाँ पे medicine men or the elders, they are the walking encyclopedia of medicines and herbs. Yeah. उनको सब पौधों का, trees, भूमि, पानी, weather, सबका पता होता है. One elder in that forest dies. 10,000 years का जो encyclopedia है उनके साथ चला जाता है. Yeah. क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो फॉरेस्ट से निकल के शहरों में जाना चाहते हैं. Right. तो वो सीख नहीं पाते हैं, और जो कुछ भी नया सीखते हैं वो कुछ अच्छा तो है ही नहीं. तो दोनों तरफ का लॉस है. नॉट गुड इम्बाइबिंग from the older generation, and the new learning is a bad learning anyway. Most of it is, the social media, fun time, party time, rubbish food they eat, uncooked outside by a person who works behind in the kitchen, hating his job, and you're eating it. Most people cook in Indian restaurants also, most of them. Why? Helplessness. Even in 5-star hotels, मजबूरी से कुक करना पड़ता है.
वो एक अच्छा इंटेंशन नहीं होता नहीं होता। जो उस फूड में ट्रांसफर नहीं होता है। आजकल तुम्हारी बीवी भी अच्छे इंटेंशन से नहीं बनाती है, तो ये फेयर टू से, इट्स फेयर इनफ, नो? यस बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर बात कही दाजी आपने कि किस प्रकार ये स्पिरिचुअल वैल्यूज ट्रांसफर हो सकती हैं, और यही बात मैंने आपकी बुक द विजडम ब्रिज में भी पढ़ी, और इन्हीं स्पिरिचुअल वैल्यूज पे मैं और बात करना चाहूँगी। बट उससे पहले एक पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, जो आपने मुझे लड़की का एग्जाम्पल दिया था, दैट गर्ल दैट यू आस्क्ड कि आप किस समय शादी करेंगी। फॉर माई व्यूअर्स ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो मैं पूछना चाहती हूँ, what is the right age to get married and to have children? Before 23 for girls. It's too late for me now. So I tell you many reasons. Yeah. Suppose आपने शादी की when you are 30. और बच्चा आया when you are 32, 33 perhaps. उसके बारे में भी बात करेंगे। जी। Okay. तो when you face menopause, 45 के अराउंड होता है, उस समय आपके बच्चे भी टीनेजर होंगे, 14-15 साल के होंगे। Right. उनके भी हार्मोन्स विल बी ट्रबलिंग देम। Yeah. Your hormones are also troubling you because of menopause. The house will be rocking. And shocking. Shocking, so much of stress. बच्चों का भी, they don't know how to handle it. Teenage time is tantrum time, worse than 3 years old. And you will regret, why did I have this child? Their mannerism, their volatility, their anger, you will regret for having children. And you are also going through that. You will not be able to tolerate, though you are quite capable as a mother to tolerate, but you yourself are going through so much of hormonal changes. So that, the timing is also very important. बिल्कुल। दूसरा है कि once you pass 23, home, egg, all those production for a woman, it declines. And more ADHDs, all mental diseases, genetic diseases will creep in. So, do you want to transfer your weak genes to the future progeny? Just because, what do you achieve also by postponing marriage? What do you gain? You tell me in the first place. दाजी मैं अगर ऑडियंस नहीं, मेरे को एक जवाब दे दो. Why are you postponing your marriage? What do you gain by remaining bachelor? क्योंकि दाजी मुझे ऐसा लगता है, और मैं व्यूअर्स के अकॉर्डिंग भी बोल रही हूँ, कि लोग आजकल ना बहुत ज़्यादा उनके खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी एक्सपेक्टेशन है? बहुत करियर में सक्सेस चाहिए, आई वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल, आई वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग, तो शादी करके भी तुम्हें रोकेगा थोड़ी तुम्हारा कैरियर प्रोसीड करो। मे बी डर है लोगों में। होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हस्बैंड को भी चाहिए कि आप नौकरी करो, पैसा घर में आएगा, 2 चेक्स आएगा ना, खुद का भी और उस दूसरी का भी। तो ये फालतू है। देखो कॉलेज में भी आई हैव सीन बॉयज एंड गर्ल्स, जी। दे हैव रिलेशनशिप्स, दे लिव टुगेदर। लड़का बोलता है आई कैन नॉट अफोर्ड वाइफ, बट हाउ आर यू एबल टू अफोर्ड अ गर्लफ्रेंड? रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है, आई गेस। दिमाग कम, सेल्फिशनेस, आज ये मिली कल वो मिलेगी। राइट। एंड आई टेल यू वन गर्ल हु रोट टू मी ब्लैटेंट, उसकी शादी मैंने करवाई थी। ओके। मुसीबत से, 32 इयर्स की थी वो, और मैरिज के 1 हफ्ते के अंदर ही वो बोली इसके साथ मैं नहीं रह सकती, लड़के के साथ। मैंने बोला क्या बात हो गई बेटा? शी सेड माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड वाज परफॉर्मिंग बेटर। जब आप 32, 33 हो जाएगी, तो यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड मैनी बॉयज ऑल्सो। You will start comparing, he was performing well, another not so well. So this comparison starts. Naturally, you will become unhappy. दाजी आपने जिस प्रकार अनहैप्पीनेस की बात की, विजडम ब्रिज के पर्सपेक्टिव से ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस प्रकार मेडिटेशन और हार्टफुलनेस हेल्प कर सकती है पेरेंट्स को टू रेज स्पिरिचुअली हेल्दी चिल्ड्रन।
मैं स्ट्रांगली ये मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का जो सीड है, अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर आ जाए तो हम अलाइनमेंट में जिएंगे। देखो, उस दिन हमने बात की थी कि द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। सात्विक भाव नहीं होगा तो तामसिक सोल्स आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन टेम्पररीली यू कैन नॉट फेक कि मैं इस मोमेंट के लिए सात्विक बन जाऊँ, थोड़ी देर के लिए भगवान को याद कर लूँ, वो नहीं हो पाएगा। दैट मोमेंट इज सो स्पेशल, you will override all the sattvic tendencies that you have muscled up together. So either you have to become sattvic from the very beginning, from very early age, trying to resonate with that sattvikta as per the moment's requirements. It's not going to happen. Either you have it or you don't. You cannot fabricate it. So it should be very early. ध्यान और मेडिटेशन लोगों में बहुत गलत फहमी है, दोनों में बड़ा अंतर है। ध्यान और मेडिटेशन में अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? क्योंकि मेडिटेशन जब हम बात करते हैं तो उसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका डेफिनेशन है, फोकसिंग योर माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट इज मेडिटेशन। आपने कई मूवीज देखी होगी, कोर्ट सीन्स होते हैं, जो मर्डरर होता है उसके बारे में आर्ग्यूमेंट होता है ना, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं इन्होंने प्री मेडिटेटेड मर्डर किया है, सोच समझ के प्लान करके उन्होंने प्री मेडिटेटेड मर्डर किया है, एक्सीडेंटल नहीं है, आकस्मिक नहीं है, खुद सोच समझ के किया है, वेल प्लान्ड। तो उसमें भी तो उन्होंने फोकस माइंड किया था। अपने देश में ध्यान का पर्पस कुछ और है। ध्यान से हम उस प्रज्ञा की ओर चले जाते हैं। गॉड इन आवर ट्रेडिशन, स्पेशली इन इंडिया, इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। जिनको हमने देखे ही नहीं है उनके बारे में सोचोगे कैसे आप? बिल्कुल। तो फोकस माइंड तो नहीं हो पाएगा यदि इफ यू फॉलो दैट डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। ध्यान अच्छी तरह से समझना चाहिए। ध्यान जो ये शब्द है उसको स्प्लिट करो आप, धी प्लस यान, संधि की। धी का मतलब है, आपने गायत्री मंत्र तो पढ़ा है ना? हाँ, बोलो। चैंट भी करती हूँ। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। I'm sorry if I made any mistake. So ये धी कितनी बार आ गया इसमें? Once or twice? धीमहि धियो यो नः ट्वाइस आया। इसका मतलब क्या है? बेवकूफ बन गई ना, बोलती ही रही, बोलती ही रही, बोलती ही रही, खाना खाती रही, डाइजेस्ट नहीं हुआ, मंत्र बोला, अर्थ पता नहीं है, उसका क्या फायदा? इट क्रिएट्स मेंटल कॉन्स्टिपेशन। आप सुपरफिशियली खुश रहती हो कि हाँ गायत्री मंत्र कर लिया, लेकिन पता ही नहीं चला क्या बकवास कर दिया मैंने। ये बकवास तो है नहीं, ये मंत्र है, उसको समझना चाहिए, मन से समझना चाहिए। लेकिन कोई समझता ही नहीं है, वो समझ बोल दिया वो। इट्स नॉट गुड। पूरा देश ऐसा ही है, जितने भी लोग मंत्र तंत्र करते रहते हैं बिना समझे लगते ही रहते हैं। कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। पंडित जी भी लगे रहते हैं, और कई लोग दूसरों के पास गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हैं। आप मेरे लिए कर लो 110 बार, मेरा भला हो जाएगा। बीबी को क्यों नहीं भेजते हैं किसी और के साथ हनीमून के लिए? आर यू हैप्पी आस्किंग समबडी कि तू मेरे लिए खा ले? No. क्योंकि भूख तो हमारी है। तो ये जब तक आध्यात्मिक भूख जो है
रहेगी, उसको खुद को ही उसको संभालना पड़ेगा। आपके पास भूख नहीं है आध्यात्मिक, इसलिए किसी को बोलते हैं भाई तू मेरे लिए कर लेना, और आपको फ़ायदा नहीं होगा, उसको भी नहीं होगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट उनके साथ नहीं है, वो दूसरों के लिए कर रहा है क्योंकि उससे कुछ दक्षिणा मिलेगी, वही वही उसका फ़ायदा रहता है। तो भगवान कैसे देगा उसको? वो बोलेगा तेरी प्राइस तो चुक गई है अभी। राइट। धी जो 2 बार गायत्री मंत्र में आता है, उसका मतलब यही है, अल्टीमेट विजडम, सबसे ऊंची प्रज्ञा, उसकी ओर हमें ले जाओ माँ। और यान का मतलब है व्हीकल, साधन, जिस साधन से हम उस तत्व की ओर चले जाते हैं, अल्टीमेट विजडम की ओर। उस प्रोसेस को, उस साधन को ध्यान कहते हैं ना। कोई भी साधन हो, उसको चलाने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो ध्यान में यान है, उसको आप चलाओगे कैसे? जब तक वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी। तो और जाओगे भी किधर? हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो अभी जो है, उसको अति चेतना, सुपर कॉन्शियस की ओर कैसे ले जाएंगे? वो भी तो एनर्जी ट्रांसफ़र है। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट जाता है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होना है। हमारे कॉन्शियसनेस का जो ऑर्बिट है, उसको और ऊपर जाना है, तो एनर्जी इनपुट इज रिक्वायर्ड थ्रू दिस ध्यान। हु विल प्रोवाइड यू दैट ध्यान? गुरु। बट आजकल क्या हो रहा है, मंत्र लगते ही रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो द मीनिंग, सेकंड ऑफ ऑल दे आर टू बिजी रिसाइटिंग। तो कॉन्शियसनेस जब ऊपर जाती है, सपोज, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इट्स ए बिगेस्ट ड्रॉबैक। आप जब माँ को फ़ोन करोगी, बॉयफ्रेंड की तो बात नहीं करता हूँ तेरे साथ, और वो माँ बकवास करती ही रहेगी, बेटे ये किया तूने, ये किया है तूने, ये किया, बोलती रहेगी, और तू कुछ कहना चाहती हो, वो सुनेगी नहीं। वैसे ही मंत्र जब करते हैं ना, बिजी रहते हैं। प्रभु, वट एवर द मंत्र इज, यू आर सो बिजी, इवन व्हेन गॉड वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू यू, यू आर टू बिजी रिसाइटिंग। सुन ही नहीं पाते हैं। सुन ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू वांट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ सुपरफिशियली बाय रिसाइटेशन। जब 110 के 109 या 111 बार तुम तब तक नहीं बोलोगे, तब तक आपको संतोष ही नहीं होएगा, तो ध्यान नहीं हो पाता है। हार्टफुलनेस में जब हम ध्यान करते हैं हृदय पे, और गुरु से जो ऊर्जा आती है प्राणाहुति के रूप में, दैट टेक्स आवर कॉन्शियसनेस टू अ नेक्स्ट लेवल। और जब दूसरी ऑर्बिट में चली जाती है अपनी कॉन्शियसनेस, तो हमें भान हो जाता है कि हाँ, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। द नेक्स्ट डे अनदर लेवल, आफ्टर फ्यू डेज अनदर लेवल। सो यू आर एबल टू ट्रेस कि हमारा विकास कैसे हो रहा है। ये श्रद्धा की बात नहीं है, श्रद्धा बाद में आती है। हम कुछ करते हैं, करने के बाद उसका कुछ परिणाम होता है। जब परिणाम हमको अच्छा लगता है, तो एक तरह का भाव हो जाता है, जो श्रद्धा कहते हैं हम। और जब श्रद्धा हो जाती है, तो ईश्वर से प्रेम हो जाता है। प्रेम करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और जिनके साथ हम प्रेम करते हैं, उनके शरणागति भी ऑटोमेटिक हो जाती है। सरेंडर करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, इट जस्ट हैपन्स। कब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक समय ऐसा आएगा, जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इन द ओशन। बारिश की बूंदें समंदर में समा गई, तो वो खुद समंदर हो जाते हैं। और बाद में जो बूंद समंदर में गिरी, वो कहती नहीं है कि मैं समंदर बन गया। कुछ रहा ही नहीं, तो कैसे बोलेगी कि मैं समंदर बन गया? वो मैं हट जाता है। मैंपन खत्म।
आपने कई दिन पहले बोला था कि गुरु की पहचान कैसे हो है, तो एक उनकी तरफ भी ये ऐसा इशारा है, जो मैं करता है उनसे भी भागो। जब पैसा मांगता है, दक्षिणा मांगता है, पहले से ही उससे भी भागो। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वन एनेक्डोट विथ माय मास्टर बाबूजी महाराज विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स 1972 वाशिंगटन डीसी। वहाँ पे ही वॉज होस्टेड बाय वन डेंटिस्ट। ओपन हाउस रखा था, कई लोग आए उनको मिलने के लिए। एट द एंड ऑफ मेडिटेशन सेशन वन लोकल अमेरिकन वेंट टू बाबूजी महाराज, उनको $50 दे दिया, उनके पाँव पे रखिए साहब आपके लिए। बाबूजी ने तो $1 भी नहीं देखा था जिंदगी में, क्योंकि उस ज़माने में 1972 यू कैन नॉट टेक मोर देन $20 पर पर्सन आउटसाइड इंडिया। ओके 50 की तो बात ही नहीं होती है। तो वो जब देखे तो ही आस्क्ड अनदर पर्सन व्हाट इज दिस। तो वो बोले कि बाबूजी आपको कुछ पैसा दे रहे हैं। तो बोले काय के लिए दे रहे हैं। तो पूछा तो बोला आप हमें लिबरेशन दोगे, मोक्ष का अनुभव कराओगे, इसलिए मैं आपको देता हूँ। बाबूजी बोले बहुत हल्के से, गॉड इज नॉट फॉर सेल। हाउ ब्यूटीफुल। And then he added, if God was for sale, how much would you give? Who are we? And if you could give, why do you need God? Then he said, हमारे देश की संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति, कि आध्यात्मिक विद्या, ब्रह्म विद्या के लिए ये पैसों का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये भी एक इशारा है, आप समझ जाओ, ऐसे ढोंगी गुरुओं से भागो। आजकल के योगी उद्योगी बन गए हैं। दाजी मैं ये भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जैसी हमारी एनर्जी है ना, यू अट्रैक्ट द सेम थिंग एंड सेम गोज विद गुरु ऑल्सो, कि अगर आपके अंदर वो ऑथेंटिसिटी नहीं है तो यू वुड रन आफ्टर अ गुरु हु इज नॉट ऑथेंटिक। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वेल, ऑथेंटिसिटी, सपोज आपको किसी ने बोल दिया आई विल फाइंड यू ए मिलियनर हस्बैंड, तो तू सोचेगी कि व्हाई नॉट, लेट मी ट्राई। नहीं, मैं बाकी और क्वालिटीज भी देखूंगी। फॉर मी वेल पर्सनली एटलीस्ट विजिट तो करोगे ना। कंसिडर ना। कर सकते हैं। आपका दोस्त बोलेगा कि हाँ ही हैज गॉट दिस सो एंड सो मैरिड नाइसली, और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा। देयर आर टू थिंग्स, 50-50 चांस तो हर चीज़ में होता है। व्हेन यू टॉस ए कॉइन, जी आप किसी गुरु के पास पहुंचेंगे, बेटा तेरे को 1 महीने में कुछ मिल जाएगा, और बाई चांस मिल भी गया तो तेरी श्रद्धा कितनी ऊंचे एकदम पहुंच जाएगी। हाँ, कि इन गुरु ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और आप जब उनको पैसा भी दोगी, हाँ। थैंक यू, और आप बोलोगे सबको मेरा गुरु कितना अच्छा है, उसमें भी आप गर्व लेते हो, मेरा गुरु उन्होंने ये फिक्स करवा दिया। तो आप उनके बारे में बोलते ही रहोगे और लोग पकड़े ही जाएंगे कि हाँ उनका भी हुआ है, मेरा भी हो जाएगा कुछ न कुछ। दूसरी साइड देखो, आप गए, उन्होंने बताया 1 महीने में हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, फिर भी अपने उनको कुछ तो देना पड़ता है। कई लोग लाख्स में देते हैं, करोड़ों में देते हैं, और जब करोड़ों देते हैं और कुछ भी दे के आते हो और नहीं होता है, तो आपकी बेवकूफ़ी सबको तो बताओगी नहीं आप। हाँ तो लोगों तक ये बेवकूफ़ी के न्यूज़ नहीं पहुंचते हैं। जो सक्सेस होते हैं बाय चांस, हाँ वो न्यूज़ फैलाता है। तो ऐसे ही रूमर्स चलती रहती है बहुत सही बात कही आपने। है ना। और लोभ, ग्रीड के लिए लोग जाते हैं हमेशा। मंदिर भी क्यों जाते हैं? 2 चीज़ है, मैं जाऊंगा तो कुछ अच्छा होगा भविष्य में, शायद स्वर्ग भी मिल जाएगा, नहीं जाऊंगा तो कुछ तकलीफ हो जाएगा। सो रिलीजियस बॉडीज दैट
use only two instruments, fear and temptation. Spirituality says, you experience, keep growing. You don't have to have faith in the beginning. Faith will come automatically out of your personal encounters. Personal experiences will take you forward. जी लेकिन कई बार सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोग भटक जाते हैं, वो भी मैंने देखा है। और चाहिए क्योंकि और नॉट ओनली दैट, Multiplication. जिंदगी में कुछ न कुछ तकलीफें तो आती ही रहेगी। आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हो उसका मतलब नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। आपके पूर्व जन्म के संस्कार तो भुगतने तो पड़ेंगे ही। और जब तकलीफ आ जाती है तो प्रश्न हो जाता है अंदर, मैं इतना ध्यान करती हूँ, सफाई भी करती हूँ, गुरु को भी मिल के आई, फिर भी ऐसा क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैं तो अच्छी से बोलूं। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम करता है ऐसे। तो जब एक बार शरणागति आ गई ना, उसके बारे में फिर से जिक्र नहीं होना है। हो गया सो हो गया। जिंदगी में हमने बहुत जुगाड़ खेले हैं, हारे भी है, जीते भी हैं। एक और जुगाड़ गुरु के साथ कर लेते हैं। दादी, आपको लगता है कि जो गुरु के साथ हमारा कनेक्शन है वो भी जन्मों जन्मों की यात्रा है? कई नए भी होते हैं, कई पुराने भी होते हैं। ओके, गोइंग बैक टू पेरेंटिंग, हम विजडम ब्रिज जी। पर जाते हैं। आजकल लोगों में ना एक ये भी रियलाइजेशन है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्हें बच्चे ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा नेचर के प्रति ये दायित्व है कि जब अगर हमारे पेरेंट्स हमें इस दुनिया में लाए हैं, हम भी इस धरती को कुछ देकर जाएं। तो आपका उन लोगों को क्या कहना है जो कि बच्चे ही नहीं चाहते हैं? Are they too selfish? मैं कुछ नहीं कहूँगा। Are they too selfish? You hit the right diagnosis. आप पक्का, जैसे डॉक्टर जो जब डायग्नोसिस करता है तो सच होना चाहिए। गलत होएगा तो कौन सी मेडिसिन देगा? कुछ भी देगा वो काम नहीं करेगा। आपने सच ही में बता दिया, ये एक तरह की सेल्फिशनेस है। मैं खुश हूँ, बट ये फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है उनका। ओके, अब जब 60 प्लस हो जाओगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी चल दिए होंगे, वो सोचो दैट मोमेंट व्हेन यू आर सिक, पानी चाहिए, किसको बुलाओगे? हॉस्पिटल जाना है, मंदिर जाना है, किसको बुलाओगे? अभी मजा कर लो, फ्यूचर की भी तो सोचो। अनलेस यू वांट टू कमिट एट द एज ऑफ 50, बहुत हो गया जिंदगी, चलो मर जाते हैं अब। दादी, मैं ऐसा मानती हूँ, जिस प्रकार जीवन यहाँ जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था ना, उसी प्रकार मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जितना मैंने पढ़ा है कि जो इंसान खुद की लाइफ ले रहा है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट कर्म कोई भी कर सकता है। भगवान अगर कहीं है तो वो भी माफ़ नहीं करता आपको इसके लिए। वो सच है, इट इज़ ट्रू। तो खुदकुशी करना है बहुत, सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा पाप है ऐसे। इट्स इंसल्ट है टू गॉड। You gave me this birth, you created me, and now I'm making my own decision. Means I'm declaring God, you're a foolish fellow. You're cursing him by doing this. बिल्कुल सही बात। दादी, जिस प्रकार हमने संस्कारों की बात की और विजडम ब्रिज में भी पेरेंटिंग और चिल्ड्रन को लेकर बहुत से ऐसे संस्कारों की बात की है, हमारे शास्त्रों में ना एक टर्म आती है गर्भ संस्कार, कि जब कोई मदर या जब कोई पेरेंट्स ये चाहते हैं कि एक डिवाइन सोल उनकी लाइफ में आए, तो कुछ उन्हें ऐसे रिचुअल्स थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी फॉलो करने पड़ते हैं। बट जैसा आपने कहा कि ये उस टाइम पीरियड के लिए नहीं है, आपको बहुत समय से वो पहले से सात्विकता करना है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये आता है, देखिए हम कलयुग में जी रहे हैं, ये एक सात्विक समय नहीं है। अगर आप बहुत सात्विक हैं, बहुत सीधे हैं, द वर्ल्ड वुड वॉक ओवर यू, द वर्ल्ड वुड I एक्सप्लॉइट don't यू। think so. You don't agree No, with that? no, no. So
लॉट ऑफ अवर पीपल दे आर सीधे साधे लोग हैं, कोई इनफैक्ट दे विल रिस्पेक्ट यू मोर। और जब संस्कारों की बात करते हैं, जैसे इट्स नॉट समथिंग दैट यू गिव, इट जस्ट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर फील्ड दैट यू हैव क्रिएटेड विद इन यू। कुछ बोलना नहीं पड़ता, सच बोलो और ऐसा मत करो, वो आपकी लाइफस्टाइल देख के ही कर देंगे। जब गर्भ संस्कार होता है बाद में, कंसेप्शन के बाद, that is only to create an external environment for the mother to be, so that she remains with pious thoughts, कुछ अच्छी पढ़ाई करे, तपस्या करे, तो अंदर की जो ग्रोथ है वो सॉलिड हो जाए। ऐसे अभिमन्यु की बात तो सुनी होगी आपने, है ना? He was imbibing knowledge which Krishna was sharing with Subhadra. अष्टवक्र की भी बात सुनो। He tried to correct while he was in the embryo, as an embryo. He corrected his father. He was listening, though in mother's womb. So this exchange always happens. So we have to be very careful, especially mothers. अपनी सोच, अपना attitude, because they absorb it. You have to be extremely vigilant. दाजी, जिस प्रकार आपने रिलेशनशिप्स की बात की और विजडम ब्रिज में भी रिलेशनशिप्स का बहुत ज़्यादा मेंशन है, आजकल ना जो आपने कहा कि शादी से पहले लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आते हैं, दे कीप चेंजिंग बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स लाइक एनीथिंग, तो क्या आपको लगता है कि ये भी आपका बहुत बुरा कर्म क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप इन सोल से इतना अटैच हो रहे हैं और फिर आप आगे जाके कंपेयर कर रहे हैं, उसी से रिश्ते टूट रहे हैं, तो क्या कर्म होगा यहाँ पे अगर आप इतने लोगों के साथ अटैच हो रहे हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली? स्थिर होके देखो आप क्या कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा वो भी आप जानते हो। मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका परिणाम मैंने देखा नहीं है। लेकिन इवन इमोशनल अटैचमेंट, कुछ होता भी नहीं है, उनको छुआ भी नहीं है, उनके साथ मूवी में भी नहीं गई है, लेकिन देखने के बाद आपको इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, वो भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। आपने तो कहीं और, you have many people, they live like husband and wife, though they are not married. Imagine that. That means you are able to take the loss and you are prepared for the loss. दादी, कल हम जब बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स की, आपने एक बात कही, बहुत से रिश्ते क्यों टूटते हैं, क्योंकि हम लोग सेम वाइब्रेशन पे नहीं होते, एक परफेक्ट है, एक इम्परफेक्ट है। सो हाउ डू आई मेक श्योर, मी और एनीबडी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, कि मैं उस राइट अलाइनमेंट में आऊँ, ताकि मैं वो राइट पार्टनर अट्रैक्ट करूँ जिसके साथ ये जो 7 जन्मों का सफ़र विवाह को कहा जाता है, ये चल सके। इस जन्म की बात करो, बाकी के 6 की छोड़ दो। चलो इसी जन्म से स्टार्ट करते हैं, इसी जन्म से स्टार्ट करते हैं कि लाइफ मैं लॉन्ग एक कैसे चले। खास बात बताता हूँ, हम खुद को बदल सकते हैं, सिर्फ खुद को। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, वो करे न करे उनकी। बट ताजी, सबका ना एक टाइप होता है कि मुझे रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर में ये तो चाहिए ही। एक्सपेक्टेशन ही मत करो, बुरा हालत हो जाएगा। You know, there is a beautiful ghazal of Jagjit Singh. योर फेवरेट। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। क्योंकि आप जब भी परखने की कोशिश करते हो ना, आपको हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि we should not observe and come to our own विवेक। एग्जैक्टली। और बार बार बदला, वो बोलते हैं ना कि ये करना है, वो करना है, ये सब। Once you have accepted, move on. But before you accept someone, 1000 बार टेस्ट कर लो, especially emotional, cultural, with their parents, see his awareness, see his interests,
बाद में करो, बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बाद में बार बार एनालिसिस नहीं करना है, अपने एक्स के बारे में नहीं सोचना है। नहीं, वो तो होना ही नहीं चाहिए। एक्स हो तो एक्स के साथ कर लो, ओके, उसको वाइफ बना दो। यस, You will be surprised. In our times, when we were younger, my friends used to feel so elated when they saw a girl that they like. Then they will go near her, touch her shadow, and they become so ecstatic. Oh, I touched her shadow. यहाँ पे they do all kinds of things, and yet they are not satiated. yeah, क्यों? Easily, another is available. मल्टीपल ऑप्शंस, क्योंकि खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है हम। इसलिए मैंने वो कल भजन की बात की थी ना, हाँ, वाच काच मन निश्चल राखे, जन जन जननी तैनी रे, कंट्रोल ओवर स्पीच, कंट्रोल ओवर हिज लंगोटी, यस, and considering every woman as his mother or sister. I tell these boys sometimes, why boys, even girls, when you take advantage of another girl, think of a moment when you become grandfather and someone does the same thing you have been doing with your granddaughter. What would you say at that time? Things that you are doing now as a young man, would you allow your grandchildren, my son or my granddaughter or my grandson, let me give you this credit card with no limits, go party, the way I used to do? Would you guide them like that? नॉट एट ऑल। So think about such, portray your future, portray what can happen in the future if this trajectory continues. राइट, हैव अ फ्यूचरिस्टिक विजन एज यू सेड। राजी, आज हम इतना चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, मैं इनर चाइल्ड की बात करना चाहूँगी। साइकोलॉजिकली एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे अंदर का वो बच्चा, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, हमारे अंदर एक बच्चा रहता है, और हमारी एडल्ट रिलेशनशिप में जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो उसके साथ हुआ वही पैटर्न्स आपकी लाइफ में आपको दिखते हैं, जो उसकी अनमेट नीड्स हैं उसे ही वो पूरा करना चाहता है। एंड आई थिंक दाजी, सबसे बड़ी इनजस्टिस हम खुद के साथ ये करते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारे अंदर के उस इनर चाइल्ड को, उस बच्चे को मार देते हैं, क्योंकि हमें सुपरफिशियल बनना है, हमें दुनिया के सामने कुछ दिखना है। मैं बहुत ज़्यादा ना जॉय में बिलीव करती हूँ, एक्सटेसी में बिलीव करती हूँ कि यू शुड ऑलवेज, फ्रॉम इनसाइड यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी लाइक अ चाइल्ड। You should always be bubbling with joy. यस, सो हाउ टू मेक श्योर कि लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी हैप्पीनेस हो, हम ओवरवेलम ना हो और उस How इनर to चाइल्ड का को तो एक ही रास्ता है, अलाइव रखें, ध्यान रखो. ध्यान करो। It will take you beyond pleasures, beyond joy, beyond bliss. Daji, before I end this wonderful podcast of today, विजडम ब्रिज से ही आपने एक मैजिक हैबिट का मेंशन किया है उस किताब में, और मैं जाते जाते आज ऑडियंस को कुछ ऐसी टिप्स देकर जाना चाहती हूँ उसी मैजिक हैबिट के माध्यम से। तो क्या है वो मैजिक हैबिट? Well. वो बहुत बढ़िया चीज़ है वो तो, अवेयरनेस, जागरूकता. आप कितने जागरूक हो, और वो भी हम कैसे खुद को तैयार करें फॉर दैट अवेयरनेस. बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए. मैं आपको अभी पूछूं, मैं आपके पूर्व में हूँ या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण? आप मेरे, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है? किसी को भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज वी वॉक, वी मूव, वी ऑब्जर्व,
without awareness. It's a big problem. जेम्स बॉन्ड देखे होंगे ना मूवीज. जेम्स बॉन्ड में मोमेंट जेम्स बॉन्ड एंटर्स द रूम, ही नोज which is east, where is the window to escape from, where to hide. That awareness is required. And we have to teach our children, बेटे जब उठता है और आप जब उठते हो, आँख बंद करो, कान से सुनो उस समय कितनी चिड़िया सुन रहे हो और क्या सुन रहे हो. कैन यू आइडेंटिफाई. किसी के घर जा रहे हो, कौन से डोर से एंटर किया, वो ईस्ट में था या वेस्ट में था, पूरब में था या पश्चिम में था. जिनके घर गए उनके वॉल का कलर कैसा था. सो ये बचपन से ये ऐसी हैबिट हो जाती है ना, तो उनको पता हो जाता है कि हम ईस्ट से एंटर हुए या वेस्ट. ईस्ट वेस्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं से भी एंटर कर लो. लेकिन दिस एक्सरसाइज जो ये प्रक्रिया है, उसमें उन बच्चों में एक तरह की जागरूकता आ जाती है और मन का विकास भी उस तरह होने लगता है. ये हैबिट से मैजिक हैबिट से बाद में फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, बाहरी ऑब्जर्वेशन को हम अंदरूनी कर देते हैं. कैसा हमने आज सोचा, जब उनको मिले तो हमारा फीलिंग्स कैसा था, हमारी अनुभूति कैसी थी, क्या फील हुआ. आनंद में था कि देयर वाज ए न्यूट्रलिटी टू इट. सो फीलिंग्स. देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग साइलेंस. देन वो साइलेंस में भी और क्या होता है वो भी देखो. सो बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है. द मैजिक हैबिट. मैजिक हैबिट, यही मैजिक था उसका. तो व्यूअर्स के लिए हम आज इतना ही बताएंगे. इसका डिफरेंस देखो आप. प्लेजर क्या है, जॉय क्या है, ब्लिस क्या है, सच्चिदानंद क्या है, और उसके आगे क्या है, होमवर्क. होमवर्क. आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एज ऑलवेज. बिल्कुल दाजी. Thank you, Rangoli. Thank And you, you have a Daji. good flight back home. Yes, yes. I hope your in gets cancelled. And we get to stay for one more day. And we get to Okay. stay for a little longer in your company doing one more podcast. How sweet of you. Thank you, Ma. Thank you so much, Daji. I Thank feel like a child again and joyful and ecstatic. So you tell me in the comment section, how did you like today's podcast? मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही अद्भुत टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी. साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम दाजी के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें. आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्या स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटीज़ हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.